पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डी कोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत के 146 करोड़ लोग ये ठान लें तो क्या वो अमेरिका को कड़ा जवाब दे सकते हैं? ट्रंप के टैरिफ से मुकाबला करने का क्या यही एकमात्र रास्ता है कि भारत के लोग स्वदेशी सामान बनाए भी और अब खरीदे भी? इसलिए अब पूरे देश में इंडिया फाइट्स बैक की चर्चा हो रही है। क्या वो दिन आ चुका है जब पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया वाला सामान बिकेगा और भारत की हर दुकान पर यह बोर्ड लगा होगा कि यहां सिर्फ स्वदेशी सामान मिलता है? आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की तेल वाली पार्टनरशिप को भी डिकोड करेंगे। ट्रंप और मुनीर के बीच नई डील के बाद अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में तेल के भंडार की तलाश करना चाहती हैं। अब वो पाकिस्तान में तेल ढूंढ रही हैं और पाकिस्तान की 3 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर वहां की सेना का दबदबा है और यही कारण है कि आजकल ट्रंप का याराना असीम मुनीर से बढ़ता ही जा रहा है। और आखिर में हम भारत के कोचिंग सेंटर्स को डिकोड करेंगे जो अब शिक्षा के शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं। इन शॉपिंग मॉल्स में शिक्षा की सेल लगी हुई है और आज भारत के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन मॉल्स से शिक्षा खरीदना चाहते हैं क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। एक नए सर्वे में पता चला है कि अब भारत में हर तीसरा बच्चा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाता है और अब गांव में भी बड़ी संख्या में बच्चे प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। यह खबर हमारे देश के करीब 30 करोड़ परिवारों से जुड़ी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा का असली मकसद सिर्फ कोचिंग और कॉम्पिटिशंस ही रह गया है? आज हम इस विषय को भी आप सबके लिए डिकोड करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रशिया से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ टैरिफ का ऐलान किया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की मदद से अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की रणनीति का भी श्री गणेश कर दिया है। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, they carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our people and for the world. Together, we will shape Asian century for stability, growth, and prosperity. जापान के सहयोग से
मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी। जापान एक्सेलेंस एंड इंडिया स्किल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह बता दिया है कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मेड इन इंडिया ही एकमात्र रास्ता है। अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने में आप सब यानी हमारे देश के 146 करोड़ लोग भी बहुत मदद कर सकते हैं। आपको भी इसमें अपना रोल निभाना पड़ेगा, आपको भी इस मुहिम में पार्टनर बनना पड़ेगा। और आप पार्टनर कैसे बन सकते हैं? आज से आप यह तय कीजिए कि आप अब स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे, मेड इन इंडिया भारत में बना सामान खरीदेंगे। बाजार में कोई भी सामान खरीदते समय दुकानदार से जरूर यह पूछिए कि क्या यह सामान मेड इन इंडिया है। ऑनलाइन सामान खरीदते समय भी आप ये जांच कर सकते हैं कि यह सामान कहां का बना हुआ है, और देश के दुकानदार भी यह तय कर लें अगर कि विदेशी सामान बेचने के बदले वो बहुत गर्व से अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि यहां भारत में बना स्वदेशी सामान ही बेचा जाता है, तो फिर ये एक बड़ी मुहिम बन सकती है। अगर देश के 146 करोड़ लोग हर महीने सिर्फ 500 रुपए का स्वदेशी सामान भी खरीदें तो हर महीने 73,000 करोड़ रुपए और एक साल में 8,76,000 करोड़ रुपए भारतीय उद्योगों को मिलेंगे। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भारत के कंज्यूमर्स की आर्थिक ताकत यानी भारत के जो ग्राहक हैं, हम सब लोग अगर मिल जाएं तो हमारी आर्थिक ताकत कितनी बड़ी है। हम किसी भी सामान को हिट कर सकते हैं और किसी भी सामान को फ्लॉप कर सकते हैं। आप जरूर जितना मैं आपको बता रहा हूं इससे कहीं ज्यादा कीमत का सामान हर महीने खरीदते होंगे, लेकिन मेड इन इंडिया सामान खरीदने पर जोर देकर आप यह तय कर सकते हैं कि आपका पैसा देश के अंदर रहेगा। देश में जो सामान बनाने वाले लोग हैं, हमारे देश की कंपनियां हैं, उनके काम आएगा, आपका पैसा उन तक पहुंचेगा और देश की ताकत बढ़ाने पर आपका यह पैसा खर्च होना चाहिए। ये एआई की मदद से हमने आज देश की दुकानों के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है कि अब हमारी कल्पना में भारत की दुकानें कैसी होनी चाहिए, बाजार कैसे होने चाहिए, वहां पर बोर्ड लगे होने चाहिए कि यहां स्वदेशी सामान मिलता है, मेड इन इंडिया, स्वदेशी। चारों तरफ जब आप बाजार में जाएं तो आपको यह बोर्ड देखने को मिले। अमेरिका ने यह 50% टैरिफ लगाकर भारत के 146 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दी है और भारत के सभी लोग मिलकर मेड इन इंडिया की इस ताकत से अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। हर भारतीय मेड इन इंडिया सामान को अपनाएगा तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि दुनिया को भी यह संदेश जाएगा कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत को किसी की जरूरत नहीं। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है
उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा, पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। स्वदेशी के मार्ग के लिए मैं आज मेरे देशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए हम सब चल पड़े, 2047 विकसित भारत बना के रहेंगे। अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मेक इन इंडिया के साथ भारत के पास और दूसरे कौन से विकल्प हैं, भारत कैसे फाइट बैक कर सकता है। तो पहला विकल्प यह है कि भारत अब यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता हमारी बहुत कम हो जाए, ताकि हम ये कह सकें कि अब हमें अमेरिका के बाजारों की जरूरत ही नहीं है, हमें नहीं एक्सपोर्ट करना अमेरिका को, क्योंकि हमारे सामानों के पास अब दूसरे बाजार हैं, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। इस समय अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए हमें अब दूसरे देशों को बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत पर टैरिफ की वजह रशिया को बताया गया है, इसलिए भारत अब रशिया के साथ अपना रणनीतिक सहयोग और ट्रेड यानी व्यापार और बढ़ा सकता है और बढ़ाना भी चाहिए। तीसरा, भारत अपने टेक्सटाइल, ऑटो और अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित दूसरे सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अलग से सब्सिडी दे सकता है, जैसा कि चीन कर सकता है। अब समय आ गया है जब हम अपनी इंडस्ट्री को और ज्यादा बड़ा बनाएं, उन्हें ज्यादा सुविधाएं दें, उन्हें और ज्यादा सब्सिडीज दें, ताकि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने आकर टिक सकें। और चौथा ये कि अमेरिका से जो सामान भारत खरीदता है उन पर अब जवाबी टैरिफ लगाया जा सकता है। हमें भी अमेरिका पर उल्टा उतना टैरिफ लगा देना चाहिए जैसे चीन कर रहा है, जिससे अमेरिका का वो सारा सामान अब भारत में महंगा हो जाएगा। भारत अमेरिका से कच्चा तेल लेता है, पेट्रोलियम और डायमंड्स जैसे कई दूसरे सामान खरीदता है। अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत, रशिया और चीन, ये तीन देश मिलकर एक अपना ट्रोइका बना सकते हैं। ये ट्रोइका जो है ये रशियन भाषा का शब्द है। रशिया में ट्रोइका का मतलब होता है एक ऐसा रथ जिसे तीन घोड़े मिलकर खींचते हैं, या फिर एक ऐसा ग्रुप जिसमें तीन लोग मिलकर काम करते हैं। और ये जो तीन घोड़े हैं जो मिलकर इस समय दुनिया को खींच सकते हैं, ये हैं भारत, चीन और रशिया। और इसीलिए हम इसे एक नया ट्रोइका कह रहे हैं। एक ट्रोइका अगर ये बन जाएगा तो फिर ये अमेरिका को एक कड़ी टक्कर दे सकता है। रशिया इस समय दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि भारत और चीन दुनिया में तेल का इस्तेमाल करने वाले, तेल को खरीदने वाले दो सबसे बड़े देश हैं। अगर रशिया भारत को डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई ऐसे ही करता रहे तो अमेरिका के टैरिफ का असर काफी हद तक कम हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत, रशिया और चीन मिलकर एक व्यापारिक गठबंधन भी बना सकते हैं। इन तीनों देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा बाजार बनेगा, जिसमें लगभग 3 अरब लोग होंगे, जो दुनिया की आबादी का करीब 40% हिस्सा है। यानी सिर्फ एनर्जी और ट्रेड को ही अगर हम मिला दें तो ये ट्रोइका, इस ट्रोइका के जरिए एक ऐसी साझेदारी बन सकती है जो दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाकर अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। और आज से 83 वर्ष पहले 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करके स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। इसलिए यह भारत में पहली बार नहीं हो रहा, एक बार पहले भी हो चुका है। महात्मा गांधी की एक आवाज पर उस समय देश के 38 करोड़ लोगों ने एकजुट होकर चरखे के जरिए आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी। और इस समय आज 2025 में भारत के 146 करोड़ लोग स्वदेशी सामान खरीदकर मेक इन इंडिया की ताकत को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ के खिलाफ अभियान को मजबूती देने के लिए अभी आपने देखा होगा जीएसटी की दरों में भी बहुत कमी की है। अब जब जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी तो इससे भारत में बनने वाला सामान सस्ता हो जाएगा, उसकी कीमत बाजार में और कम हो जाएगी। भारत की कंपनियां देश में ज्यादा सामान बेच पाएंगी और देश के लोगों को भी सस्ते दामों पर सामान मिलने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का, जीएसटी को कम करना। और घरेलू डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी मेक इन इंडिया जो मुहिम है और हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, इनकी एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी।
ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब इन्हें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है, जब इनका सारा सामान अगर भारत में ही बिकने लगेगा तो इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई हम अपने बाजार से कर सकते हैं। भारत में आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, इसलिए आज आपको हम एक नया किस्सा बताते हैं, एक नई कहानी बताते हैं कि चीन कैसे आत्मनिर्भर बना। आज चीन से भी सीखना चाहिए। चीन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं और चीन इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा देश है, आबादी के मामले में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो चीन आत्मनिर्भर कैसे बना, जबकि चीन के समाज की और चीन की भी लगभग वही समस्याएं रही हैं जो भारत के सामने हैं। चीन ने भी गरीबी से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। तो असल में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने वर्ष 2001 में चीन में अपना प्रोडक्शन शुरू किया, जिसमें एप्पल को सस्ते और ट्रेंड मजदूर मिले। तो एप्पल ने अपना प्लांट चीन में लगाया, अपनी फैक्ट्री चीन में लगाई। क्यों लगाई? इसलिए क्योंकि उसे पता था कि यहां उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। चीन एक सस्ता बाजार है, उसे ट्रेंड मजदूर मिलेंगे और बहुत कम दामों पर मिलेंगे, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो उसने अपने फायदे के लिए चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और चीन के इंजीनियर्स और मजदूरों ने सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग का आधुनिक तरीका एप्पल से सीख लिया और फिर एप्पल के इसी मॉडल की नकल करके चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया। तो देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको लाइफ लेसन में बता रहा हूं कि आज चीन दुनिया भर में इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बनाता है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन का। कहां से सीखा उसने? एप्पल जब आया चीन में तो चीन के इंजीनियर्स ने, चीन के लोगों ने एप्पल की इस टेक्नोलॉजी को देख लिया और उन्होंने ये सोचा कि हम भी एप्पल जैसा फोन बना सकते हैं, बल्कि इससे बेहतर फोन बना सकते हैं और इससे भी सस्ता फोन बना सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में चीन में बने फोन सबसे सस्ते माने जाते हैं। चीन के बने फोनों ने पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। भारत में भी बड़ी संख्या में आपने देखा होगा चीन में बने फोन आप में से बहुत सारे लोगों के पास होंगे। तो एक तो यह उदाहरण है कि एप्पल ने असल में चीन की कितनी मदद कर दी फोन बनाने की टेक्नोलॉजी देकर। इसी तरह एक और कंपनी है टेस्ला। टेस्ला ने भी चीन में अपनी फैक्ट्री लगाई और टेस्ला गाड़ियों का निर्माण चीन में शुरू किया, इसीलिए कि चीन का जो बाजार है वो सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, मजदूर सस्ते हैं और टेस्ला को बहुत पैसा बचेगा अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। इस मंशा से टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री इलेक्ट्रिक कार की चीन में लगा दी और चीन की कंपनियों ने पहले टेस्ला से सीखा कि कैसे गाड़ी बनती है और फिर सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाकर उन्होंने आज टेस्ला को ही पीछे छोड़ दिया। आज चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। आज चीन की कंपनी है जिसका नाम है BYD। BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनियों में से एक बन गई है। यूरोप में आज BYD की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज्यादा संख्या में बिक रही हैं और टेस्ला कम बिक रही है। टेस्ला को बीट कर दिया है BYD ने। यानी चीन की कंपनियां विदेशी कंपनियों से बहुत तेजी से ये टेक्नोलॉजी सीखती हैं और फिर खुद का अपना एक ग्लोबल ब्रांड बना लेती हैं। वो सीखते बहुत जल्दी हैं, इंप्लीमेंट बहुत जल्दी करते हैं और उसी प्रोडक्ट को और बेहतर बनाकर सस्ते दाम में बनाकर दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। यह हमें चीन से सीखना है। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि भारत के लिए जो मंत्र है वो यही है, दाम कम और दम ज्यादा। चीन ने भी यही किया। एप्पल का मॉडल देखा, फोन बना दिया एप्पल से कहीं ज्यादा सस्ते दाम पर, एप्पल से आधे दाम पर उन्होंने फोन बना दिया जिसमें दम ज्यादा था। इसी प्रकार से टेस्ला को देखा, टेस्ला से आधे दाम पर टेस्ला से ज्यादा अच्छी गाड़ी उन्होंने बनाकर दुनिया के सामने रख दी। इस समय एप्पल भारत में अपने स्मार्टफोन्स बना रहा है और टेस्ला के शोरूम भी भारत में खुल चुके हैं। अगर भारत भी इनसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखकर मेक इन इंडिया के जरिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अगर बना सकता है तो ये उसके लिए सबसे बेहतरीन समय है। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम को आपके लिए एक बार और डिकोड करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा पाकिस्तान में अरबों डॉलर के विशाल तेल भंडार होने का दावा किया जा रहा है
अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार मिले हैं और अब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा तेल निकालने में। अब अमेरिका की तेल कंपनियों के साथ पाकिस्तान की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां भी पाकिस्तान में तेल भंडारों की खोज करेंगी और वहां से तेल निकाला जाएगा। पाकिस्तान की इन तीनों कंपनियों में वहां की सेना का दबदबा है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर खुद अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तेल की व्यवस्था करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 23 करोड़ बैरल तेल के भंडार होने का अनुमान है। 23 करोड़ बैरल। और तेल भंडार के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर है। मतलब कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा तेल भंडार नहीं है, जबकि दुनिया में तेल उत्पादन के मामले में अमेरिका खुद पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और तीसरे नंबर पर रशिया है। और आप जानते हैं कि रशिया से हम तेल खरीद भी रहे हैं आजकल। तो फिर तेल की इतनी कम मात्रा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान में इतना पैसा लगाने का दावा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है अमेरिका का प्लान बी। ऐसा बताया गया है कि अमेरिका की कंपनियां तेल का भंडार ढूंढने के साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की तलाश भी करेंगी। असल में अमेरिका की जो नजर है वो सिर्फ तेल पर नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स पर है। और ये सारे मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। तांबे के भंडार के मामले में बलूचिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। और अनुमान है कि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं। और इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स की अमेरिका को बहुत जरूरत है, क्योंकि अमेरिका को अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है। और चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। लेकिन चीन अब यह अमेरिका को देगा नहीं। अमेरिका के टैरिफ वॉर का विरोध करने के लिए जो अमेरिका ने चीन पर लगातार नए टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, उसका विरोध करने के लिए चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका को रोक दी है। और चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अमेरिका अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें कर रहा है और इसके लिए अब उनकी नजर है पाकिस्तान पर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार असीम मुनीर को अमेरिका क्यों बुलाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच क्यों कराते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस समय असीम मुनीर ट्रंप के बहुत काम के व्यक्ति हैं, बहुत काम के आदमी हैं और इसीलिए इन दोनों का जो याराना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नजर है तेल पर और तेल से भी ज्यादा इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर। अमेरिका स्वभाव से ही एक व्यापारी देश है और डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं। वो नेता से पहले एक व्यापारी हैं। वो उस देश से दोस्ती करते हैं जहां उन्हें पैसे का फायदा होता है, जहां व्यापार में उन्हें फायदा होता है। और यह बात अमेरिका के चरित्र में आज से नहीं, शुरुआत से है। यह अमेरिका के डीएनए में है। वो एक व्यापारी देश है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। इंसान प्रकृति को काबू में करके उसके इलाके पर कब्जा करने की हमेशा से कोशिश करता आया है। इंसान ने हमेशा प्रकृति के बीच रहकर अपने घर का विस्तार करने की कोशिश की है। हालांकि प्रकृति नाराजगी दिखाकर हमेशा अपना इलाका वापस ले लेती है और इस समय हमारे देश में भी यही हो रहा है। देश के कम से कम 4 राज्यों में इस समय जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इस बार बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में आपने खास चीज नोटिस की होगी, खास चीज देखी होगी, जिसमें नदियां अपने किनारे पर मौजूद सड़कों को और इमारतों को निगलती जा रही है। कई जगहों पर नदियों ने अपने किनारे या फिर अपनी धारा के स्वाभाविक रास्ते को रिक्लेम कर लिया है और वहां मौजूद इंसानों के अतिक्रमण को अब इन नदियों ने, नालों ने खुद से ही हटा दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो नदियां हैं हमारे देश की, अब इनके बहने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि इन नदियों के फ्लड प्लेन्स पर इंसान ने अपनी इमारतें बना ली हैं और अब ऐसा लगता है इस बार जैसे ये नदियां अपने इलाके को इंसान से वापस छीन रही हैं। इन नदियों के किनारे पर जो भी चीजें हैं, चाहे वो पुल हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे मकान हैं,
इन सब को ये नदियां अब साफ करती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नदियां कोई अतिक्रमण करना चाहती हैं। तस्वीरें देखिए। और जो कुछ अभी हो रहा है, तो देखिए नदियों पर इंसान ने अतिक्रमण कर लिया और अब ये नदियां उसी अतिक्रमण को हटा रही हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पर्यावरण के साथ इंसान की छेड़छाड़, जिससे मौसम अब तेजी से बदलता जा रहा है और बहुत अजीबोगरीब तरीके से मौसम बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार उत्तर भारत में जो बारिश हुई है वो औसत से 21% ज्यादा हुई है और पिछले 12 वर्षों में इससे ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई, यानी पिछले 12 वर्षों का रिकॉर्ड है। इस वर्ष 25 अगस्त तक 21 बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। बहुत ज्यादा बारिश का मतलब यहां यह है किसी एक जगह पर 24 घंटे में 204 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसना। ऐसे दिन को हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश वाला दिन। और इस बार 21 दिन ऐसे हुए हैं जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जरूरत से ज्यादा बारिश। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा बारिश अब अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे हैं और भूस्खलन हो रहे हैं। आपको याद होगा, आपके सोशल मीडिया फीड पर आपको लगातार आजकल ऐसे वीडियोस देखने को मिलते होंगे जहां पर बादल फट रहे हैं। बादल फटने की घटनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा होने लगी है और जिस तरीके से पहाड़ आजकल टूट टूट कर गिर रहे हैं, वो वीडियोस भी आपके सोशल मीडिया पर जरूर आते होंगे। इससे पहले आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे होंगे। और ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियों में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर जो होटल्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनके अवैध निर्माण से इन नदियों के स्वाभाविक रास्ते में अब बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। असल में ये पूरा जो रास्ता था ये नदियों का रास्ता था, जिस पर अब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, सड़क बन गए हैं, पुल बन गए हैं। अब नदियों को वो रास्ता वापस चाहिए। नदियों के किनारे मौजूद इलाकों को फ्लड प्लेन्स कहते हैं और ये जो फ्लड प्लेन है ये बारिश के समय पानी के फैलने की एक प्राकृतिक जगह होती है। यानी जब बारिश तेज होती है, कभी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तो नदियों का पानी इन फ्लड प्लेन्स में आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में लोगों ने नदियों, नालों या फिर बाढ़ का पानी बहने की सुरक्षित जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अब बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है। फ्लड प्लेन में अवैध निर्माण रोककर बाढ़ के इस जोखिम को 40% तक कम किया जा सकता है। तो आप देखिए, बहुत बड़ी समस्या इस समय हमारे देश में देखने को मिल रही है। ये नदियों के जो फ्लड प्लेन्स हैं, ये नदियों का इलाका था, ये नदियों का घर था, जहां जब नदियों में पानी बढ़ जाता था तो ये पानी उन फ्लड प्लेन में फैल जाता था। अब उन जगहों पर बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं, मकान बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। तो नदियों में जब पानी भरेगा तो ये पानी जाएगा कहां? इसलिए यह हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत में बाढ़ से हर वर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है हर साल। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं लगभग दुगनी हो चुकी हैं। उत्तराखंड के धराली में इसी महीने बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी एक बार फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आई और तब कुछ ही सेकंडों में पूरा की पूरा धराली गांव बर्बाद हो गया था। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। यहां इन तस्वीरों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो मकान आप देख रहे हैं, जो अब पानी में बह रहे हैं, देखिए, असल में ये जो पूरा इलाका है, ये धराली में इस नदी का फ्लड प्लेन हुआ करता था। पहले ये जो नदी थी इसी इलाके से बहती थी, लेकिन इंसान ने इस इलाके में नदी को हटाकर नया शहर बना दिया और जो जगह इस नदी के पानी के लिए होनी चाहिए थी,
उसमें शहर बस गया। और अब देखिए, इस बार इस नदी ने उस पूरे नए शहर को वापस अपने कब्जे में ले लिया। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अतिक्रमण हुआ था इस नदी के इलाके पर, वो इस नदी ने वो इलाका वापस ले लिया। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नदियों के बहने के रास्ते पर अब लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर जहां पर टोल प्लाजा है, वहां इस समय ब्यास नदी का पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये टोल प्लाजा है, यानी जब आप इस हाईवे पर चलते हैं सड़क पर, तो आपको यहां पर टोल देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है। और अब ये पूरा की पूरा टोल प्लाजा पानी के अंदर समा रहा है। और ये तस्वीरें देखकर आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि ऐसा लगता है कि अब ये नदियां अपने रास्तों पर इंसानों के अतिक्रमण का टोल टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो यहां ये जो तस्वीर है, ये देखकर ऐसा लगता है कि ये जो नदी है, ये इंसान से टोल टैक्स ले रही है। इंसान के टोल टैक्स प्लाजा को इस नदी ने नष्ट कर दिया है। और नदी ये कहती है कि अब इंसानों को ये टोल टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं तबाही, यही वो टोल टैक्स है। जम्मू में एक ही बाढ़ में न जाने कितनी सड़कें टूट गई, कितने पुल ढह गए, टूट गए। जम्मू ही नहीं, और भी अलग अलग पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा सड़कें टूट चुकी हैं, कई पुल ऐसे हैं जो बह चुके हैं, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि इस बाढ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पानी के साथ साथ बहती चली गई। और इससे आज आपका ध्यान हमारे देश में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर भी जरूर जाएगा। आप देखिए, हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, सड़कों की क्वालिटी है, जो मकानों को के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, इमारतें जो बनाई जा रही हैं, पुल जो बनाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी जरा देख लीजिए, जो एक बारिश को और एक बाढ़ को झेल नहीं पाई। ये मनाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश में। तो चाहे जम्मू हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, लगभग तस्वीरें एक जैसी ही हैं। और इस पानी के उफान को आप देखिए, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि जो प्रकृति है ये कितनी नाराज है इस समय, कितने क्रोध में है। ये नदी, ये नाले, ये पर्वत, ये जंगल, ऐसा लगता है कि सभी क्रोध में है। यानी प्रकृति जब नाराज होती है तो वो अपनी नाराजगी कुछ इस तरह से इंसान को दिखाती है। नदियां भी इंसानों से अपना रास्ता अब वापस ले रही हैं। और ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति का नुकसान बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो वो खुद ही कोर्स करेक्शन करके अपना हक इंसान से उसकी मर्जी के बिना ही वापस ले लेती है। ये जो विश्लेषण है, मैं आज थोड़ा अलग अंदाज से आपके लिए कर रहा हूं। वैज्ञानिक इसके बारे में हो सकता है अलग अलग बातें बताएंगे, बाकी के जो लोग हैं वो भी अलग अलग विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज हमें प्रकृति की इस भाषा को भी जरूर समझना होगा। प्रकृति हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन के साथ बादल फट रहे हैं, इसलिए आपको कुछ हिल स्टेशंस पर जाने से अब बचना होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन जगहों पर अभी आपको नहीं जाना चाहिए, जहां से प्रकृति ने आपको बैन कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं, अगर आप वहां जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी मत जाइए। शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल और बाकी के भी ऐसे इलाके हैं जहां हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी अपने यात्रा का कार्यक्रम, अपने ट्रैवल प्लान्स को कुछ दिनों के लिए आप टाल दीजिए। और जम्मू कश्मीर में, जैसा मैंने आपको बताया, वैष्णो देवी की जो यात्रा है, वहां भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए, अगर आप जम्मू के इलाकों की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि बाढ़ से इतना नुकसान हो रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, कितने सारे घर जो हैं वो टूट गए हैं, लोग कितने परेशान हैं। अगर आप इन इलाकों में नहीं रहते हैं और इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन इलाकों से आप बाहर हैं, तो आप समझिए कि आप किस्मत वाले हैं कि आप आज इन इलाकों में नहीं रहते, जहां पर प्रकृति का यह प्रकोप वहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस तरह की जब बाढ़ आती है, इस तरह की विपदा आती है, उस पर हमारे देश में कभी कोई राजनीति क्यों नहीं होती?
वो चुनावी मुद्दा कभी क्यों नहीं बनता? इस विषय पर किस पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? हमारे देश में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि उनके इस बाढ़ के बारे में क्या विचार हैं, क्या करना चाहिए? कभी उनसे जानने की कोशिश कीजिए। और भी जितने भी बड़े नेता हैं, खासतौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, वो बात बात पर राजनीति करते हैं, लेकिन बाढ़ के बारे में उनका कोई बयान नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि सोशल मीडिया पर एक संदेश लिख देंगे कि उन्हें इसका बड़ा दुख है और वो वहां रहने वाले लोगों के साथ हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हमारे देश के नेता जानते हैं कि बाढ़ के मामले पर ना तो उन्हें वोट मिलेगा, ना वो चुनाव हार सकते हैं, ना जीत सकते हैं। इसलिए बाढ़ हर साल आती है, हर साल हजारों लाखों जो लोग हैं उनका नुकसान होता है और फिर हम इसके बारे में बात भी नहीं करते और अगले साल अगली बाढ़ का इंतजार करते हैं। अब मैं जिस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं वो हमारे देश के करीब 30 करोड़ परिवारों से जुड़ी है। मशहूर शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे हम मनुष्य के अंदर छिपी श्रेष्ठता को बाहर ला सकते हैं। लेकिन आज भारत में शिक्षा के मायने बदलते जा रहे हैं। अब ज्ञान के मंदिर की जगह कोचिंग सेंटर्स लेते जा रहे हैं और कोचिंग सेंटर्स शिक्षा का शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। हमारे देश में हर माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने या कोई बड़ी सरकारी नौकरी करे या फिर किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करे। लेकिन अब हमारे समाज में ये सोच बना दी गई है कि केवल स्कूल की शिक्षा ही सफलता के लिए काफी नहीं है, इससे सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए अब बच्चों को कोचिंग सेंटर्स जाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो अब ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। पैसा देकर आप शिक्षा को अब खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में हर तीसरा बच्चा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जा रहा है, हर तीसरा बच्चा। पहले ऐसा माना जाता था कि शहरों के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन अब गांव में भी कोचिंग सेंटर्स लोकप्रिय हो रहे हैं। आज शहरों में स्कूल जाने वाले करीब 31% बच्चे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और गांव में 25.5% बच्चे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। आज कोचिंग सेंटर्स का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज इस पर बन रही हैं, आपने भी देखी होंगी। आज कोचिंग सेंटर्स को एक ब्रांड के तौर पर दिखाया जाता है, जहां शिक्षा का कारोबार होता है, शिक्षा का व्यवसाय होता है। आज माता पिता को भी भरोसा दिला दिया जाता है कि बिना कोचिंग के उनका बच्चा बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पास नहीं हो सकता। पिछले 3 दशकों में कोचिंग सेंटर्स के जरिए हमारे देश के एजुकेशन सेंटर में एक अलग ही नई दुनिया बन चुकी है। आज कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि ये केवल पढ़ाई का काम नहीं करती, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी अलग अर्थव्यवस्था है। कोचिंग सेंटर्स एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाए जाते हैं, जिनकी देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं। अखबारों में कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, पूरे एक पन्ने के, जिसमें 100% कामयाबी की गारंटी दी जाती है। सफल छात्रों की तस्वीरें छापकर उनका प्रचार किया जाता है और शहर में जगह जगह कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स आपने देखे होंगे। आज गांव में कोचिंग सेंटर्स पर एक छात्र औसतन हर साल करीब 1,800 रुपए खर्च कर रहा है, जबकि शहरों में यह औसत करीब 4,000 रुपए की है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर जो खर्च हो रहा है एक छात्र का औसतन। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन यह औसत खर्च है। और जैसे जैसे बच्चे ऊंची कक्षाओं में जाते हैं यह खर्च बढ़ता चला जाता है। गांव में हायर सेकेंडरी के छात्र हर साल 4,500 रुपए प्राइवेट कोचिंग पर खर्च करते हैं, जबकि शहरों में हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र हर साल लगभग 10,000 रुपए कोचिंग सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं। आज हर कोचिंग की अपनी एक बैलेंस शीट होती है कोचिंग सेंटर की, जिसमें हर साल एक फिक्स्ड टारगेट उनको दिया जाता है। कितनी कमाई करनी है, कैसे हर साल मुनाफे की तरफ बढ़ना है, कितने छात्रों को एडमिशन देना है, उसका एक लक्ष्य तय होता है। अस्पतालों की तरह छात्रों से पैसे लेने के लिए कौन कौन से नए नियम बनाने हैं, कौन कौन से नए पैकेज देने हैं, यह सब कुछ तय किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी की तरह। और इसके लिए बाकायदा अलग से एक पूरी टीम होती है। आज हमारे देश में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या करीब 25 करोड़ है,
जिसमें करीब 35% छात्र शहरों में हैं और 65% छात्र ग्रामीण इलाकों में हैं। हर साल शहरों के छात्र करीब 10,600 करोड़ रुपए सिर्फ कोचिंग सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं, जबकि गांवों के छात्र हर साल लगभग 7,300 करोड़ रुपए इन कोचिंग सेंटर्स को दे रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति में शिक्षा को कभी भी व्यापार नहीं माना गया। हमेशा से शिक्षा को मुफ्त में बांटने की बात कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को बांटना चाहिए। और हमारे देश में तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है। शिक्षा को व्यवसाय से अलग रखा गया है। लेकिन आज शिक्षा एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुकी है और आज शिक्षा को खरीदा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। शहरों में औसतन हर परिवार साल में 52,000 रुपए स्कूली शिक्षा पर खर्च करता है। गांव में यही खर्च 29,000 रुपए के आसपास है। आज हमारे देश में 95% बच्चों की शिक्षा का खर्च माता पिता या परिवार का ही कोई सदस्य उठाता है और आज हर परिवार अपनी कमाई के 100 रुपए में से औसतन 13.5 रुपए प्राइवेट कोचिंग पर खर्च कर रहा है। कोचिंग सेंटर्स का बाजार इतना बड़ा होने की कई वजहें हैं। पहला, माता पिता और छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर्स ही सफलता का सबसे बड़ा शॉर्टकट बन चुके हैं। जल्दी से सफलता अगर चाहिए तो ये कोचिंग सेंटर्स आपको भरोसा देते हैं कि सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग सेंटर्स ने विज्ञापनों से ऐसा माहौल बना दिया है कि बिना कोचिंग सेंटर्स के सफलता असंभव है और ज्यादातर माता पिता इसे मान लेते हैं। आज समाज का दबाव भी बच्चों पर बहुत ज्यादा है। माता पिता पर आसपास के समाज का इतना ज्यादा दबाव होता है कि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और वो भी आसपास लोगों को बता सके कि देखिए हमारे बच्चे ने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, हमारे बच्चे के इतने नंबर आए हैं। आज स्कूलों की शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। हालांकि आज भी हमारे देश में हर साल लाखों छात्र कोचिंग सेंटर्स गए बिना भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। लेकिन तो भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी। कोचिंग सेंटर्स के बढ़ते खर्च की वजह से आज हमारे देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स अब जा नहीं सकते क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है। महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास नहीं है इतने पैसे। इसलिए समाज में अब दो वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग वो जो कोचिंग सेंटर्स की मदद से शिक्षा को खरीद सकता है और दूसरा वर्ग वो जो इससे वंचित रह जाता है क्योंकि उनके पास कोचिंग सेंटर जाने के लिए पैसा नहीं है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। पहला, केवल रटने और परीक्षा पास करने वाली सोच को बदलकर बच्चों को सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा, लर्निंग पर फोकस होगा। दूसरा, बच्चों को किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की स्किल्स भी जाननी चाहिए, सिखानी चाहिए। और तीसरा, स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। आज बच्चों में उनके हॉबीज के मुताबिक अलग अलग स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, आप देखिए कि आपके बच्चों की क्या हॉबीज हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, उनके अंदर किस चीज की प्रतिभा है और जो उनकी प्रतिभा है और जो उनकी पसंद है उसी क्षेत्र में आपको उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, वही स्किल सेट उन्हें दिलाना चाहिए। आज माता पिता को समझना होगा कि कोचिंग ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा के जो पुराने तरीके हैं उन्हें भी अब बदलना आपके लिए जरूरी है। और मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं, आप अपने बच्चों में अनुशासन की आदत डालिए। अनुशासन बहुत जरूरी है। हमारे देश में शिक्षा पद्धति को लगातार बदला जा रहा है। परीक्षाओं की जो संरचना है उसे भी सरकार को बदलना चाहिए ताकि इसमें जो बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो खुद से पढ़कर आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी, ताकि परीक्षाओं में उनके साथ भी न्याय हो सके, इस प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अगर कोचिंग चाहिए ही तो फिर सरकार इस क्षेत्र में कदम रख सकती है और फिर सरकार ऐसे बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए या जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं उनके लिए सरकारी कोचिंग सेंटर्स खोल सकती है। यह भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। तो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आज की बाकी की खबरें आपको दिखाएंगे। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है।
उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। अब आपको कश्मीर लेकर चलते हैं। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स ऑन है, क्रिकेट का पिच तैयार है, बल्ला और गेंद के साथ खिलाड़ी आमने सामने हैं। लेकिन आज की ये टक्कर सिर्फ दो टीमों की नहीं है, बल्कि ये अंधेरे और उजाले के बीच का मुकाबला है। ये एक ऐसा मैच है जिसमें इतिहास पीछे छूट गया और नया भविष्य आपके सामने है। ये क्रिकेट स्टेडियम मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम नहीं है, कोलकाता का ईडन गार्डन्स नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का स्टेडियम है, जिसका नाम है पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम। वही जगह है जहां कभी गोलियों की आवाजें गूंजा करती थीं और आज यहां तालियों और चौकों छक्कों की आवाज गूंज रही है। इस स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा लोग आंखों में उम्मीद लेकर आए हैं और इनके दिलों में बस एक ही बात है कि अब हमारी लड़ाई बल्ले से होगी, बंदूक से नहीं। यह वही पुलवामा है जहां 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। जिस पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या की थी, उस जगह से यह सिर्फ 71 किलोमीटर है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। पर अब यह एक नया पुलवामा है जहां इतिहास में पहली बार एक डे नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और इस लीग का नाम है रॉयल प्रीमियर लीग, जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया है। आप जरा तस्वीर देखिए। जो हाथ कभी पत्थर उठाते थे, आज वो लैपटॉप और क्रिकेट का बैट उठा रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर में बंदूक की हार हुई है और क्रिकेट का बैट जीत गया है। पुलवामा के साथ ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिलों को पहले आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज यहां भी तस्वीर बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने क्रिकेट के कई टूर्नामेंट शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है। नया कश्मीर विकास, विश्वास और बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें इसी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। ये नया कश्मीर है जो अपनी तकदीर खुद लिख रहा है और उस तकदीर की स्याही में गोली और बारूद नहीं, अब सिर्फ पसीना, मेहनत और उम्मीद है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो भारत की आत्मा में बसा है, हमारी आस्था में रचा बसा है और जिससे हमारे जीवन का शुभारंभ माना जाता है। ये दिन बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता और मंगल के दाता भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी गणेश जी की भक्ति करता है उसके जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके रास्ते में सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को अपना पुत्र मानकर उनका नाम विनायक से गणेश रखा और उन्हें वरदान दिया कि उनकी पूजा हर पूजा से पहले होगी और उनकी पूजा के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम श्री गणेश कहकर ही करते हैं। गणेश नाम का अर्थ भी बड़ा गहरा है। गण का मतलब होता है समुदाय और ईश का मतलब होता है स्वामी, यानी लोगों के स्वामी। भगवान गणेश के कई नाम हैं, जैसे सुमुख, एकदंत, लंबोदर, विनायक, गजानन।
और इस दौरान गणपति बप्पा मोरया का भी जयकारा आपने अक्सर सुना होगा। इसकी शुरुआत असल में 14वीं सदी में हुई थी। मौर्य गोसावी नाम के संत भगवान गणेश के भक्त थे और उन्होंने ही यह जयकारा दिया था, और पूरे जयकारे का मतलब है भगवान गणेश अगले साल जल्दी आना। भगवान गणेश सिद्धि और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सिद्धि का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि और विवेक। बुद्धि तो आप जानते ही हैं, और ये दोनों की ही आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। भगवान गणेश धन के देवता भी हैं, जिनकी पूजा धन की देवी लक्ष्मी के साथ दीपावली में आप हमेशा करते हैं। बही खातों में भी सबसे पहले पन्ने पर भगवान गणेश की तस्वीर होती है। गणेश चतुर्थी की कहानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी जुड़ी हुई है। शुरुआत में गणेश चतुर्थी सिर्फ घरों में मनाई जाती थी, लेकिन आजादी के आंदोलन के समय वर्ष 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे एक सार्वजनिक उत्सव में तब्दील कर दिया, ताकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत के लोग एक साथ एकजुट हो पाएं। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जन जन की एकता का प्रतीक बनाया, जिससे लोग एक साथ आएं और अपनी संस्कृति को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। भगवान गणेश बच्चों के भी बहुत प्रिय हैं और उनका गोल मटोल चेहरा, मीठी मुस्कान और मोदक प्रेम उन्हें सबसे अलग बनाता है। आपने देखा होगा आज के जमाने में कई कार्टून सीरीज और एनिमेशन फिल्मों में भगवान गणेश की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिन्हें देखकर हमारे देश के बच्चे बहुत खुश होते हैं और बचपन से ही उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो भगवान गणेश एक ऐसे भगवान हैं जो बच्चों में भी उतने ही प्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि बड़ों में हैं। और अगर गणेश चतुर्थी की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो मुंबई का लाल बागचा राजा पूरे देश में सबसे ज्यादा मशहूर है। और इस दौरान 10 दिनों के अंदर यहां पर हर रोज 15 लाख से ज्यादा लोग भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आप देखिए, आज के जमाने में जब सारे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, आज के जमाने में जब लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया है, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, ऐसे समय में भी भगवान गणेश की आप इस ताकत को देखिए कि वो लाखों करोड़ों लोगों को अपने अपने घरों से बाहर सड़कों पर ले आते हैं, अजनबियों को एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं, और ये सारे लोग जिनकी संख्या करोड़ों में है, ये गणेश जी की भक्ति में डूब जाते हैं। इस ताकत को आप देखिए, आज सोशल मीडिया के इस दौर में भी कितने लोगों को भगवान गणेश अपने साथ जोड़ते हैं। भगवान गणेश की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में होती है, श्रीलंका में होती है, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी होती है। आज आप भगवान गणेश के जीवन से क्या सीख सकते हैं आज के जमाने में? तो 5 बातें आप सीख सकते हैं, आप नोट कीजिए। पहला, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, यह बात आज आप उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, धन से नहीं बल्कि विनम्रता से प्रसन्नता आती है। धन कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो असली खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। तीसरा, अपनी पहचान पर हमेशा गर्व करें और अपने असली रूप को हमेशा स्वीकार करें और उससे खुश रहें। चौथा, सब्र और गहरी लगन से ही सिद्धि और बुद्धि प्राप्त होती है। सब्र रखें, आपका अच्छा समय जरूर आएगा। और 5वीं बात, जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखिए। यह भी भगवान गणेश आपको सिखाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप सिर्फ नए काम नहीं बल्कि अपने जीवन में एक नई सोच की भी शुरुआत कीजिए। लोगों में प्यार बांटिए और विवेक के साथ साथ दिल से भी हर विषय के बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक,